Hello friends, today we study chapter 4 of class 9th, A Truly Beautiful Mind. हम लोग आज पैरा टू पैरा इस चैप्टर की मीनिंग समझते हुए चलेंगे। देखते हैं बिफोर यू रीड जो दिया गया उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि जब आप जीनियस वर्ड सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे। बेसिकली जाहिर सी बात है कि आप आइंस्टीन का ही नाम आपके ऊपर आता होगा। और कहा गया है कि क्या क्वालिटीज़ होती होंगी जो वह जीनियस कहलाया गया। तो आज हम यंग सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने रिलेटिविटी के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, एनर्जी। उनके जो वर्क्स है वो तो फ्यू पेजेस में आ गए थे, जनरल्स के फ्यू पेजेस में आ गए थे, इनके कुछ ही पेजों में आ गए थे। लेकिन इन्होंने लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस टाइम और इंटायर कॉस्मोस के बारे में वो हमेशा के लिए बदल के रख दी थी। और आज आइंस्टीन जो है वो जीनियस का एक सिनोनिम्स बन गए हैं। और देखते हैं फर्स्ट पैरा में क्या दिया गया है। फर्स्ट पैरा में बताया गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक उल्म नामक शहर में पैदा हुए थे। विदाउट एन इंडिकेशन मीन्स बिना किसी संकेत या बिना किसी प्रमाण के उनकी किस्मत में ही या उनके नसीब में ही ये ग्रेटनेस थी। लेकिन इसके विपरीत ही उनकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट फ्रीक हैं। देखिए फ्रीक का मीन्स ग्लॉसरी में भी दिया गया है। A word used disapprovingly to talk about person who is unusual and doesn't behave look like others। यानी कि उस पर्सन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो दूसरों की तरह ना ही सोचता है, ना ही बिहेव करता है और ना ही ये कोई दिखता है। तो मीन्स क्या हुआ, निराला हुआ ना। तो उनकी माँ सोचती थी अल्बर्ट जो है वो फ्रीक है, और जो उनका हेड था वो भी बड़ा था दूसरों के मुकाबले, यानी कि दूसरों के कंपैरिजन उनका हेड जो था वो बड़ा था। फिर देखते हैं सेकंड पैरा में क्या दिया बताया गया है। सेकंड पैरा में बताया गया है जब अल्बर्ट 2.5 साल के थे तब भी वो बोलना नहीं सीखे थे। लेकिन जब फाइनली उन्होंने बोलना सीख भी लिया तब भी वो हर एक शब्द को 2 बार दोहराते थे। आइंस्टीन को नहीं मालूम था कि दूसरे चिल्ड्रंस के साथ क्या करना है। तभी उनके प्लेमेट जो थे वो ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे। फिर नेक्स्ट लाइन जो लास्ट लाइन दी गई है, सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। मीन्स ज़्यादातर ये बचपन में अकेले ही उन्होंने अपना टाइम खेलने में बिताया, कि अकेले ही ज़्यादातर वो खेलते थे। फिर ऊपर देखते हैं ब्लू बॉक्स में क्या बताया गया है। ओत्तो नाइगबर जो कि एक हिस्टोरियन एंसेंट मैथमेटिक्स के थे, उन्होंने कहा था कि जो सामान्य सा दिखने वाला बालक है, दिखता तो मीन्स बड़ी सामान्य सा है, लेकिन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लीजेंड की तरह है। जैसा कि उन्होंने बाद में बोलना सीखा, उनके पेरेंट्स जो थे इस बारे में बहुत ही वरीड थे, मीन्स चिंतित थे। एट लास्ट एंड की आखिरकार उन्होंने सुपर टेबल मीन्स होता है खाने की मेज पर अपनी चुप्पी तोड़ दी एक रात में। और उन्होंने जब ये चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने पहला फ्रेज़ ये बोला था, द सूप इज़ टू हॉट, यानी कि जो ये सूप है वो बहुत ही गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, उनके पेरेंट्स को बहुत ही सुकून मिला और उनके पेरेंट्स ने उससे पूछा इससे पहले तुमने कुछ क्यों नहीं बोला कोई भी शब्द। तो अल्बर्ट ने रिप्लाई किया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि इससे पहले सब कुछ ऑर्डर में था, मीन्स इससे पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। देखिए फिर थर्ड पैरा में बताया गया है कि हेड मास्टर जो थे इनके इनके हेड मास्टर ने एक बार इनके पापा से कहा था, इनके फादर से कहा था कि आइंस्टीन प्रोफेशन में कुछ भी चूज़ करे, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आइंस्टीन को किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलने वाली थी। फिर नेक्स्ट लाइन में बताया गया कि आइंस्टीन ने वायलिन बजाना 6 साल की उम्र में सीखा था, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाएं। और फिर बाद में वो गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट बन गए। अमेचर मीन्स डूइंग और समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन, यानी कि कुछ भी करना पर्सनल एंजॉयमेंट की बिना, यानी कि प्रोफेशन के तौर पर ना करना, अपने एंजॉयमेंट के लिए करना। तो इसी को अमेचर कहते हैं, यानी कि इन्होंने वायलिनिस्ट जो बजाना सीखा ये अपने एंजॉयमेंट के लिए सीखा, ना कि कोई प्रोफेशन की तरह इन्होंने करना चाहा।
और इन्होंने इस स्किल को अपनी पूरी लाइफ तक मेंटेन रखा, मीन्स बनाए रखा। फिर फोर्थ पैरा में बताया गया कि अल्बर्ट जो थे वो बैड प्यूपिल मीन्स बैड स्टूडेंट भी नहीं थे। उन्होंने हाई स्कूल जो किया वो यानी कि वो हाई स्कूल में मुनिच में गए, जहाँ पर आइंस्टीन की फैमिली जो थी वो 15 महीनों के बाद वहाँ से चली गई। फिर बताया गया कि आइंस्टीन जो थे वो ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट यानी कि हर सब्जेक्ट में लगभग अच्छे मार्क्स ला रहे थे, लेकिन आइंस्टीन को स्कूल रेजिमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद था। स्कूल रेजिमेंटेशन मीन्स ऑर्डर और डिसिप्लिन की बहुत कड़ा अनुशासन आइंस्टीन को जो था वो नहीं पसंद था। इसी कारण उनकी ज़्यादातर अपने टीचर से क्लैश्ड हो जाती थी, मीन्स कहाँ सुनी हो जाती थी। जब वो 15 साल के हुए तो उन्हें बहुत ही घुटन महसूस हुई, तो इन्होंने अपनी अच्छाई के लिए वह स्कूल छोड़ दिया। फिर फिफ्थ में बताया गया है कि द प्रीवियस ईयर मीन्स इससे पिछले वाले साल में अल्बर्ट्स के जो पेरेंट थे वो मिलान चले गए थे और अपने सन को रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे। प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद तो अल्बर्ट की विश हुई, इनकी बहुत लंबी बहस या बहुत लंबी वार्तालाप के बाद अल्बर्ट की विश हुई कि वो अपनी जो एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं वो जर्मन स्पीकिंग में करना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ही ऐसा सिटी है जो कि लिबरल है, मुनिस से ज़्यादा लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड, जहाँ पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट मिलती हो, यानी कि जहाँ पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग और विलिंग्स को समझा जाता हो, तभी वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते थे। मीन्स मुनिस इतना अच्छा नहीं था। फिर 6 पैरा में बताया गया है आइंस्टीन मैथमेटिक्स में तो अच्छे थे ही, साथ साथ फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था, और उन्होंने जब अपनी स्कूलिंग लाइफ फिनिश कर ली तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी, यानी कि साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तो 6 पैरा में बताया गया है कि आइंस्टीन को मैथमेटिक्स में तो अच्छे थे, यानी कि हाईली गिफ्टेड थे ही, साथ में उन्हें इंटरेस्ट में फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था, और उन्होंने जब अपनी स्कूलिंग लाइफ फिनिश कर ली तो उन्होंने डिसाइड किया वो जूरिच यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे। लेकिन साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी। डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउस्टिक मीन्स डैशिंग यानी कि हैंडसम सा दिखने वाला युवक या आदमी जिसकी वॉलरस माउस्टिक मीन्स दरियाई घोड़ी की तरह मूंछ है। आप पिक्चर में उन्हें देख भी सकते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि उनकी किस टाइप की मूंछ है। तो ये दरियाई घोड़े टाइप की है, मीन्स इस दरियाई घोड़े टाइप की है। आपको मैं बना के कैसे दिखाऊं, तो इनको सिर्फ साइंस ही नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, मीन्स और भी कुछ चीज़ें थी जो इनको अट्रैक्ट कर रही थी, इनके अंदर इंटरेस्ट मीन्स ला रही थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है 7 पैरा में। 7 पैरा में दिया गया है कि इन्हें अपने एक फेलो स्टूडेंट में भी स्ट्रेंथ था, मीन्स अब साइंस के अलावा इन्हें दूसरी चीज़ में ये मिलेवा मैरिक मीन्स फेलो स्टूडेंट में भी इन्हें इंटरेस्ट था, जिनको इन्होंने एक क्लेवर क्रीचर के रूप में पाया। मीन जैसे वो थे वैसे ये थे, उन्होंने उनको भी क्लेवर क्रीचर के रूप में पाया, जो कि एक यंग लड़की थी जो कि स्विट्ज़रलैंड से आई थी जूरिच पढ़ने, क्योंकि जूरिच ही उन फ्यू यूनिवर्सिटी में थी यूरोप की जो कि वुमेंस को डिग्री देती थी। और आइंस्टीन ने उसके अंदर एक अपना दोस्त यानी कि दोस्ती देखी एली, क्योंकि अगेंस्ट ही वो भी फिलिस्टीन्स देखिए वर्ड दिया भी गया है, वो पर्सन होते जिन्हें आर्ट लाइक और लिटरेचर नहीं पसंद होती, लेकिन इन दोनों को तो बड़े क्रिएटिव टाइप के थे, तो इन दोनों को ये चीज़ें पसंद थीं, तभी ये अगेंस्ट थे फिलिस्टीन्स के। और ये इनके फैमिली और यूनिवर्सिटी में इन लोगों से ज़्यादातर इनके ऑड्स बने रहते थे, मीन कभी कभार झगड़े हो जाते थे, बने ही रहते थे, कभी कभार नहीं बने ही रहते थे। और ये दोनों कपल जो थे फुल अफेयर में आ गए, और जो लेटर्स अब भी सर्वाइव करते हैं उन्होंने अपने इन अफेक्शन को वर्ड्स में लिखा, और साथ ही साथ कुछ साइंस की भी बातें करी, साइंस की भी बातें उन्होंने गोली, और उन्होंने कहा था कि हम दोनों कितना हैप्पी और प्राउड फील करेंगे जब हम दोनों अपनी रिलेटिविटी पे थ्योरी लाएंगे एक विक्टोरियस कंक्लूजन मीन्स विनिंग पोजीशन में आएंगे, जब विनिंग बिल्कुल जीते हुए माहौल पे जब हम दोनों ये यानी कि कितना अच्छा फील करेंगे उस जीते हुए माहौल पे जब हम लोग अपनी थ्योरी लाएंगे रिलेटिविटी पे। फिर देखते हैं 8 पैरा में क्या दिया गया है। 8 पैरा में दिया गया है कि 1900 में आइंस्टीन जो थे वो 21 ईयर्स के एज हो गए थे और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी थे, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट थे।
फिर उन्हें बाद में एक ऐसे ही हल्का फुल्का काम मिला टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, जहाँ पर उनको प्राइवेट लेसन्स देने थे। और फिर एक फाइनली इन्हें एक जॉब मिल गई टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। कब मिली थी? 1902 में पेटेंट ऑफिस इन बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में इन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिली थी, जहाँ पर इन्हें दूसरों के इन्वेंशन को एक्सेस करना था, मीन्स देखना था या मूल्यांकन करना था। लेकिन आइंस्टीन जो थे वो खुद ही अपने सीक्रेटली आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे। इन्होंने ऐसे ही मजाक में भी कहा था अपने डेस्क ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ये इन्होंने इस स्टेटमेंट को क्यों कहा था अपने डेस्क ड्रॉर को? क्योंकि वो उसी के अंदर अपनी थ्योरी की वगैरह इन्फॉर्मेशन सब कुछ रखते थे, तभी उन्होंने मजाक में ये वर्ड यूज़ किया था। फिर 9 पैरा में देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेपर ऑफ 1905, यानी कि 1905 का मोस्ट फेमस जो न्यूज़पेपर था उसमें आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी प्रकाशित हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जांपल भी बताया, अगर दो परफेक्टली क्लॉक्स हैं, अगर वो टाइम भी उनमें बिल्कुल एक्यूरेट सेट है, दोनों में एक जैसा ही सेट है और डिस्टेंस भी एक बराबर है, एक जर्नी से वो होके आएंगी, लेकिन स्पीड अगर दोनों की चेंज है, यानी कि वो ज़्यादा स्पीड से क्लॉक आती है और एक कम स्पीड से क्लॉक आती है, लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों टाइम अलग अलग, यानी कि फिर जब वापस एक जगह पे आ जाएंगे तो इन दोनों का टाइम अलग शो होगा, क्योंकि जो टाइम है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल है। फिर उन्होंने एक इसी से वर्मोस्ट फार्मूला निकाला था, E=mc²। इसमें E स्टैंड है एनर्जी, M स्टैंड है मास एंड C स्टैंड फॉर लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स यानी कि जहाँ पर कोई भी हवा वगैरह ना हो। तो फिर उन्होंने एक ब्लू बॉक्स में भी बताया था, यानी कि ब्लू बॉक्स में देखिए क्या लिखा है, जब तुम एक नाइस गर्ल के पास बैठते हो 2 घंटे के लिए तो वो 2 मिनट के बराबर लगते हैं। अगर तुम एक हॉट स्टोव पे 2 मिनट के लिए बैठोगे तो वो 2 घंटे के बारे में 2 घंटे लगेंगे। ये रिलेटिविटी है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पे एक स्टेटमेंट अपना दिया था। फिर देखते हैं 10 पैरा में क्या दिया गया। जब आइंस्टीन मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम फिजिक्स के साथ सॉल्व कर रहे थे तो उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी वो अनरेवलिंग थी, मीन्स स्टार्टिंग टू फेल। और अल्बर्ट जो थे वो मिलेवा मैरिक से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद, लेकिन उनकी मदर्स के अगेंस्ट थी, क्योंकि वो सोचती थी कि मिलेवा जो है वो 3 इयर्स ओल्डर है, इनकी 3 साल उससे बड़ी है, तो ये इसके लिए बहुत ही ओल्डर है, मीन्स उसके मुकाबले वो बहुत बड़ी है। और तभी और जो उनकी माँ थी वो ये भी देखती थी कि मिलेवा की इंटेलिजेंस थी वो उनसे, और उनकी माँ मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी बहुत परेशान रहती थी, तभी वो नहीं चाहती थी कि उनका लड़का उनसे शादी करे, क्योंकि दोनों। और फिर एक और स्टेटमेंट उनकी माँ ने कहा है, क्योंकि वो उसकी बुक लाइक यू इज़ मदर सेड, उनकी माँ ने कहा है कि वो तुम्हारी तरह ही है, किताब की तरह है, मीन्स तुम्हारी तरह ही वो हर समय स्टडीज़ में घुसी रहती, तो अपनी एक प्राइवेट लाइफ को कैसे चला पाएगी। तभी उन्होंने कि दोनों लोग कपल ऐसे रहेंगे तो उनकी आगे की फैमिली किस टाइप से चलेगी, तभी उन्होंने कहा था शी इज़ अ बुक लाइक यू। फिर आइंस्टीन जो थी अपनी वेडिंग ऑफ कर दी, यानी कि कुछ समय के लिए बंद कर दी। फिर देखते हैं 11th में क्या दिया गया है। फिर 11th पैरा में बताया गया कि फिर फाइनली वो मैरिड हो ही गए जनवरी 1903 में, और उनके 2 सन भी हुए थे, लेकिन कुछ सालों बाद वो मैरिज जो थी वो कमज़ोर बनती गई। और मिलेवा जो थी उसकी इंटेलेक्चुअल जो एम्बिशन थी, जो उसने पढ़ा या फिर जो वो चाहती थी, वो लूजन की खोने लगी और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई। तो ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, यानी कि लगातार लड़ाइयों या झगड़ों के बाद जो कपल्स थे उन दोनों ने डिवोर्स दे दिया 1919 में, और आइंस्टीन ने उसी साल अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। पैरा 12 में दिया गया है कि आइंस्टीन के जीवन का जो नया पर्सनल चैप्टर मीन्स जो नया अध्याय शुरू हुआ था वो विश्व में उनके उदय से प्राप्त प्रसिद्धि से मेल खाता है। In 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनी प्रकाशित करी थी, जो कि एक नई व्याख्या यानी नई बात ग्रेविटी के बारे में देता है। मीन्स जो अभी तक किसी ने भी बात नहीं बताई थी वो इन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताई थी। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉड प्रूफ डैट इट वाज एक्यूरेट। जो 1990 में सूर्य ग्रहण पड़ा था वो प्रूफ कर देता है कि ये सब कुछ यानी कि जो उन्होंने बताया था वो बिल्कुल सब कुछ सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स। आइंस्टीन जो थे
उन्होंने एडवांस में सब कुछ सही सही गणना कर ली थी कि फिक्स्ड स्टार से होके कितने टाइम में या कितने समय में सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो लाइट होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इन्होंने ये सब कुछ पहले से ही गणना कर ली थी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जो न्यूज़पेपर थे उनके इस वर्क को साइंटिफिक रेवोल्यूशन घोषित कर दिया। पैरा 13 में देखते हैं, आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए रिसीव किया था 1920 और इनको बहुत सारे प्राइजेस मिले और इनविटेशन आए पूरे वर्ल्ड से और इनकी प्रशंसा प्रेस के द्वारा भी की गई। देखते हैं फिर 14 में क्या दिया गया है। 14 में दिया गया है कि जब जर्मनी में नाज़ी सत्ता में आ गया तो आइंस्टीन वहाँ से यूनाइटेड स्टेट की ओर यानी कि यूनाइटेड स्टेट चले गए, वहाँ से मूव होकर यूनाइटेड स्टेट चले गए और 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई बर्लिन में और इससे जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे बहुत ही परेशान हो गए और बहुत सारे लोग फैसिज्म से भाग गए। मीन्स फैसिज्म मीन्स होता है तानाशाही से, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था और उन्हें ये भी डर था कहीं नाजिस जो है वे इस एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ ना कर दे। 15 में देखिए कि क्या लिखा है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग यानी कि आइंस्टीन के कोई कलीग होंगे उनके बहुत कहने पर आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन अगस्त 1939 इन विच ही वार्नड। उन्होंने 2 अगस्त 1939 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा था चेतावनी के तौर पर। उन्होंने उसमें लिखा था कि आ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस यानी कि इस प्रकार का एक सिंगल बॉम्ब भी अगर पोर्ट पे एक्सप्लोड किया जाए तो शायद वो डिस्ट्रॉय वो पॉट को तो डिस्ट्रॉय करेगा, साथ ही साथ उसकी सराउंडिंग टेरिटोरी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इनके वर्ड जो थे वे इफेक्ट लाइन में फेल नहीं हुए, यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य हुई। अमेरिकन जो थे उन्होंने सीक्रेट में एटॉमिक बॉम्ब का प्रोजेक्ट शुरू किया यानी कि डेवलप्ड किया और उन्होंने जापानीज सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी पे ड्रॉप कर दिया था। इन अगस्त 1945 को इन्होंने गिरा दिया था। 16 पैरा में देखते हैं क्या दिया गया है। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन इस तबाही से बहुत ज़्यादा ही गहराई से हिल गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिशिफ टू द यूनाइटेड नेशन। इन्होंने इस बार संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक लंबा पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड अ फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने क्या मांग रखी थी, फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट मीन्स विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट के पत्र के विपरीत इसने भी कोई प्रभाव नहीं डाला। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। लेकिन जो अगले दशक आए उसमें आइंस्टीन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए जो हथियार बनाए जा रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए, और उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी से बहुत सारे कैंपेन चलाए पीस और डेमोक्रेसी के लिए, मीन्स बहुत सारे आंदोलन चलाए शांति और लोकतंत्र बनाए रखने के लिए। जब आइंस्टीन 1955 में 76 की एज में इनकी मृत्यु हुई तो उनको किस रूप में याद किया जाता है, यहाँ पे जो सेलिब्रेटेड दिया गया मीन्स यहाँ पे उन्हें याद किया जाता है। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। उन्हें एक विजनरी मीन्स भविष्यदर्शी, वर्ल्ड सिटीजन मीन्स विश्व नागरिक, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, जैसा कि उन्हें महान वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाता है उसी तरह उन्हें एक भविष्यदर्शी और विश्व नागरिक के रूप में भी याद किया जाता है। अगले लेसन में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस लाएंगे। टिल देन बाय बाय।